हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इंडिया के अंदर हमारा जो लॉ है वो बनता कैसे है। सबसे पहले अगर किसी लॉ को बनना होगा तो उसे पार्लियामेंट में पहले प्रपोज किया जाएगा, जिसका हम नेम देंगे उसको बिल। ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे पार्लियामेंट में वो बिल आया, सबसे पहले वो जाएगा लोकसभा के अंदर। वहाँ पे इसके डिस्कशंस होंगे, उसके ऊपर डिबेट्स वगैरह होंगे, जो होना होगा वो होगा। उसके बाद अगर वहाँ से वो पास हो गया तो जाएगा हमारे वो अपर हाउस यानी राज्यसभा के अंदर। उसके बाद वहाँ पे डिस्कशन डिबेट वगैरह होंगे। अगर वहाँ से ये पास हो गया तो ये जाएगा हमारे राष्ट्रपति जी के पास, यानी करंट टाइम के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी के पास ही जाएगा। वहाँ से उनकी जो एसेंट लेनी होगी उसे, अगर उनकी एसेंट नहीं मिल इसे लॉ को मिल गई तो इस लॉ को हमारे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश किया जाएगा। जिस दिन भी वो डेट पे कहा जाएगा कि इस डेट से ये जो लॉ है वो लागू होगा, उस दिन से वो हमारा लॉ भी उस दिन से जो हमारे लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब इसको नोटिफाई कर वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव इट इज अकॉर्डिंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, जो सीए की अभी न्यू स्कीम आई है, ये पहले पार्लियामेंट के अंदर गई, इसको नाम दिया गया बिल। फिर लोकसभा में डिस्कशंस वगैरह हुए, फिर राज्यसभा में डिस्कशंस वगैरह हुए। तो इसका अगर आपने देखा होगा कि इसके जून के अंदर शायद एक ऑफिशियल गजट जून के अंदर एक ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि इस डेट से ये जो है लॉ या न्यू स्कीम लॉन्च होगी। तो इस तरीके से कि लॉ बनता है। जैसे हमारे सी की न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, वैसे ही एक लॉ बना था, वैसे ये लॉ बनते हैं। जैसे हमारे जो सीबीएसई के अंदर स्कूल्स के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो लॉ आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो भी ऐसे ही आई है। पहले पार्लियामेंट में गई, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद गजट के अंदर आई। उसके बाद जिस डेट से इसको किया गया लागू, उस डेट से लॉ बन गया। इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर लॉ बनते हैं ये। अब हम देखेंगे कि इंडिया लीगल सिस्टम के अंदर लॉ कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर 4 टाइप्स के लॉ है। एक तो है क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो हमारा ये क्रिमिनल लॉ है, अगर आपको लॉ का चार्ट चाहिए तो वो ये है बिल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लॉ एंड एक्ट। ओके, आप चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्रिमिनल लॉ उन लॉ से कंसर्न है, जैसे कि मर्डर है, रेप है, थेफ्ट है, ये पब्लिक रॉन्ग है, या फिर जो लॉस जो रूल्स बनाए हुए हैं हमारे संविधान ने उसको वायलेट करना है। तो जो इनके जो लॉस बनाए हुए हैं, क्रिमिनल लॉ से कंसर्न है। समझ में नहीं आया? Criminal law is concerned with the laws pertaining to violations of the rule of law or public wrongs and punishment of the same। यानी अगर इंडिया में कोई लॉ बनाया गया है, उसके जो रूल्स बनाया गया है उन्हें कोई वॉयलेट करता है या पब्लिक के अंदर कोई रॉन्ग कमिट करता है, जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग वगैरह, इसके जो पनिशमेंट देनी है वो किस लॉ के अंदर डिफाइन है, उसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है वो आईपीसी 1860 के अंदर गवर्न किया जाता है, और साथ ही साथ उसके सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर। जो हमारा आईपीसी है वो डिफाइन करता है द क्राइम, इट्स नेचर, क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके से पनिशमेंट क्या है। और जो हमारा सीआरपीसी है वो डिफाइन करता है कि प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, की जो पनिशमेंट हमें देनी है वो मतलब उसके जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, इसके अंदर ये कवर होते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स। अब आती है बात सिविल लॉ की। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर डील्ड विद अंडर द सिविल लॉ। जो जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया या फिर दो कंपनीज के बीच में हो गया, जो कि डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो सिविल लॉ के अंदर डील किया जाता है। Civil courts enforce the violation of certain rights and obligations through the institution of a civil suit. Civil law primarily focuses on dispute resolution rather than punishment. जो हमारा सिविल लॉ है वो पनिशमेंट देने के बजाय जो झगड़ा वगैरह हुआ है उसे सुलझाने में ज़्यादा फोकस करता है। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो फोकस करता है पनिशमेंट देने पर, लेकिन जो हमारा सिविल लॉ है वो फोकस करता है जो
झगड़े वगैरह है उन्हें सुलझाने का। The acts of process and the administration of civil law are governed by the Code of Criminal Procedures 1908 CPC। जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसका प्रोसेस है, वो गवर्न करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। सिविल लॉ को हम क्लासिफाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टोर्ट। मतलब ये 1 2 3 4 सिविल लॉ को हम चार टाइप्स में से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है: ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू अ लेंडर, सेलर, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट। मतलब डेली लाइफ में जैसे कि हमने किसी को ऑर्डर प्लेस किया, उसने हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, उसने जबकि एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो सब सिविल लॉ के अंदर तो आते हैं। अब आती है बारी कॉमन लॉ की। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज कॉमन लॉ। A judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India under Article 141 of the Indian Constitution. The doctrine of stare decisis is the principle supporting common law. It is a Latin phrase that means to stand by that which is decided. The doctrine of stare decisis reinforces the obligation of courts to follow the same principles of judgment established by previous decisions while ruling a case, but the facts are similar on all follows with the other decision. जैसे हमारे जो केस लॉस वगैरह होते हैं, उसमें जो डिसीजंस वगैरह हम लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन लॉ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, वो सभी हाई कोर्ट से जो लोअर लेवल के कोर्ट होता है उन सब पर बाइंडिंग होगा, जो कि हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर कवर है अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इस कॉमन लॉ को जो सपोर्ट करता है प्रिंसिपल, वो है स्टे डिसाइसिस। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। तो इसका डॉक्ट्राइन है, ये कहता है कि जैसे पहले जो केस हुआ था उसमें जो हमने डिसीजंस लिए थे, उसमें जो कोर्ट्स ने निर्णय लिए थे, उन निर्णय को हम उन डिसीजंस को हम बाद में भी ले, उस टाइप के केस अगर फिर से आए तो। अब आता है फोर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको हम कहते भी है जस्ट नेचुरल, बाई जस्ट नेचुरल। इट डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। इसका मीनिंग है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कोर्स एंड इट्स रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। ओडी Alteram partem. इसका मीनिंग है hear the other party or give the other party a fair hearing. And reasoned decisions are the rules of natural justice. A judgment can override or alter a common law, but it cannot override the change of the statute. जो हमारा ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये डील करता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि एक लॉ के बियॉन्ड बाहर जा रहे हैं। जस्टिस को नेमो जुडेक्स, बाकी इसमें से कुछ खास है नहीं। एक इसमें यह है कि अ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ। कोई भी एक जजमेंट कॉमन लॉ को अल्टर कर सकती है, पर लेकिन वो स्टैचू को चेंज नहीं कर सकती या फिर उसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकती। ओके, नाउ अब हम करेंगे एनफोर्सिंग द लॉ। जब कोई एक लॉ पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो इसको एनफोर्स भी करना होता है। Somebody should monitor whether the law is being followed. This is the job of executive. ये कहा है इस लाइन के अंदर कि जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाता है, जब वो लॉ पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाएगा उसे फिर एनफोर्स भी करना होगा। तो किसी को ना किसी को देखना तो पड़ेगा ना कि लॉ को लोग फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे फॉलो। तो जो ये जॉब है वो होती है एग्जीक्यूटिव की, यानी एग्जीक्यूटिव देखता है कि जो हमारे पीपल है वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज अ सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एनफोर्सिंग अथॉरिटी। अगर हमारा जो लॉ है वो सेंट्रल लॉ है
तो उसको जो एनफोर्स करेगी वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारा लॉ स्टेट लॉ है तो उसे एनफोर्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। सम ऑफ द मिनिस्ट्रीज आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द एमसीए आई थिंक, और ये जो है कंपनीज वगैरह का देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सो ऑन। सो इस तरीके से जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ मिनिस्ट्रीज के थ्रू इसको जो है इन्फोर्स करवाती है और देखती है। कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्री है जिसके अंदर MOF, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। इनको हेड करने वाले और जो इनको जो हेड करते हैं वो मिनिस्टर करता है, और इनको जो रन करते हैं वो करते हैं हमारे IAS वगैरह या IAS PCS वगैरह, जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह होता है उनको रन करते हैं। मतलब ये IAS PCS के इनके ऊपर होगा मिनिस्टर जो कि लोग अपॉइंट करेंगे। ये जो मिनिस्टर होगा वो आएगा इलेक्शन से, और ये जो हमारे IAS ऑफिसर्स आएंगे होंगे हमारे UPSC एग्जाम से। Now, Government of India exercises executive authority through a number of government ministry or department of state. इसमें एक है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्सरसाइज वे कुछ मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है। अब मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नोन एज सिविल सर्वेंट्स। जैसे आपको मैंने कहा था, जैसे हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री को जो अब रेलवे के एग्जाम होते हैं तो उनको जो पास करता है वो नाम कहते हैं सिविल सर्वेंट्स। तो एक मिनिस्ट्री के अंदर सिविल सर्वेंट्स होते हैं और उनके ऊपर होता है पॉलिटिकली इलेक्ट किया हुआ मिनिस्टर। Most major ministers are headed by a cabinet ministers who sits in the Union Council of Ministers and is typically supported by a team of junior ministers called Minister of State. जो कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज हैं उनको हेड करता है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग में बैठता भी है, और उसको सपोर्ट करते हैं कुछ जूनियर मिनिस्टर्स, उसके अंदर रहने वाले मिनिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। Example: ITA Income Tax Act is implemented and enforced by the Ministry of Finance through the certain board for direct taxes coming under the Department of Revenue and is administered by the officers of Indian Revenue Services. अब हम मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। पहले यहाँ तक थोड़ा कंप्लीट कर ले कि जो ये इनकम टैक्स एक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करता है और एनफोर्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो इसके अंदर रिवेन्यू आता है उसको देखता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई मैंने जो कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गई होंगी अगर वीडियो में, तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं, और आपको कोई कमेंट्स वगैरह देने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी दे दीजिएगा। साथ ही साथ आपको किस सीए की कौन से सीए फाउंडेशन के कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी कुछ वीडियोस देखनी है सीए की जो मैंने पहले रिलीज़ की है तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा या तो वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू।